आज की क्लास में हम पढ़ेंगे डिमांड एंड सप्लाई। इकोनॉमिक्स में डिमांड एंड सप्लाई क्या है और मांग और आपूर्ति के सिद्धांत के महत्वपूर्ण कंसेप्ट्स क्या हैं जो आपकी परीक्षा में आते हैं। तो पहले देखते हैं कि डिमांड क्या है। मांग की जो परिभाषा होती है, डिमांड की जो डिफिनेशन, उसमें दो कीवर्ड हैं। कीवर्ड देखिए आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है। एक तो विलिंगनेस होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए कोई सामान खरीदने के लिए, और दूसरा उस सामान को खरीदने की क्रय शक्ति आप में होनी चाहिए। मतलब जो खरीदार है पहले उसके अंदर इच्छा होनी चाहिए, विलिंगनेस, और दूसरा उस सामान को खरीदने की क्रय शक्ति भी होनी चाहिए। सिर्फ इच्छा होना ही पर्याप्त नहीं है, मांग की परिभाषा को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यानी कि मांग के लिए इच्छा और क्रय शक्ति, इन दोनों चीजों का होना जरूरी है, इच्छा और क्रय शक्ति। अब आइए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए बाजार में प्याज का पूरा स्टॉक है, पूरी मात्रा है, और एक व्यक्ति है राजेश। राजेश के पास 50 किलो प्याज खरीदने की क्षमता है, लेकिन उनकी इच्छा ही नहीं कि इतनी प्याज खरीदे। 50 किलो प्याज लेके वो क्या करेंगे, उनकी जरूरत ही नहीं है। उनका एक छोटा परिवार है जिसमें 5 किलो एक महीने में प्याज की जरूरत पड़ती है। तो इस उदाहरण में राजेश के पास क्रय शक्ति तो है पर इच्छा नहीं है, क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं है उनको। यानी कि 50 किलो डिमांड नहीं हुई मार्केट में। तो ये तो विलिंगनेस या इच्छा का उदाहरण हुआ। आइए एक और उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए बाजार में मर्सिडीज कार विक्रय के लिए उपलब्ध है और राजेश की इच्छा मर्सिडीज खरीदने की है, लेकिन उनकी क्रय शक्ति नहीं है ये कार खरीदने की। ये कार बहुत महंगा है और इसकी कीमत इतनी है कि राजेश की दायरे से बाहर है। तो यहां पर इच्छा या आवश्यकता तो है लेकिन क्रय शक्ति नहीं है। यानी कि ये दोनों ही स्थितियां डिमांड की डिफिनीशन को फुलफिल नहीं करती हैं। यानी कि इन दोनों स्थितियों में आप कहेंगे बाजार में 50 किलो प्याज की डिमांड नहीं है और बाजार में उस मर्सिडीज कार की डिमांड नहीं है। तो ये दो बातें हैं जो कि डिमांड के डिफिनीशन को पूरा करते हैं। ये छोटी छोटी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में ढेर सारे आए हैं। तो जो जितने भी वन लाइनर वाले क्वेश्चन है ना, इन्हीं कंसेप्ट पर आधारित है। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या है? एक तो मैंने पहले आपको बताया कि डिमांड की डिफिनीशन क्या है, उस डिफिनीशन के दो फैक्टर्स क्या है, दो महत्वपूर्ण तत्व क्या है, वो आपने देखा, विलिंगनेस और दूसरा क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर। अब आइए देखते हैं डिमांड या मांग का नियम क्या है। व्हाट इज द लॉ ऑफ डिमांड? ये मांग का नियम ये कहता है कि किसी वस्तु की मांग और उसकी कीमत, इनके बीच क्या होता है, व्युत्क्रम संबंध होता है। किसी वस्तु की मांग और उसकी कीमत के बीच व्युत्क्रम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल संबंध होता है। मतलब अगर मांग अगर बढ़ेगी तो उसकी कीमत घटेगी, और अगर मांग घटेगी तो कीमत बढ़ेगी। ये बात कह रहा है लॉ ऑफ डिमांड। तो अंग्रेजी में इसकी परिभाषा क्या है? द इनवर्स रिलेशन the inverse relationship between the consumer's demand for a good and the price of the good is often called the law of demand। यानी कि वस्तु की मांग और उसकी कीमत एक दूसरे के विपरीत हैं। जैसे मांग बढ़ेगी वैसे वस्तु की कीमत गिरेगी, और जैसे मांग घटेगी वस्तु की कीमत बढ़ेगी। ये लॉ ऑफ डिमांड कहता है। यानी कि अगर किसी वस्तु की मांग, ये नियम क्या कहता है, किसी वस्तु की मांग उपभोक्ता की आय बढ़ने के साथ बढ़ती है। वस्तु की मांग उपभोक्ता की आय बढ़ने के साथ बढ़ती है। अगर किसी की आय बढ़ेगी, किसी का इनकम बढ़ेगा, तो वो ज्यादा से ज्यादा वो वस्तुएं खरीदने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसके पास पर्याप्त पैसा है।
धन है कि वो जरूरत के हिसाब से उन चीजों को खरीद सके। और यदि किसी वस्तु की मांग उपभोक्ता की आय बढ़ने के साथ बढ़ती है तो उस वस्तु की मांग उसकी कीमत के व्युत्क्रमानुपाती होनी चाहिए, मतलब उसकी उल्टी होनी चाहिए। अब इसके कुछ उदाहरण देख लीजिए कि आपके देश में हाल में क्या हुआ। साल 2013 में आप में से कुछ लोगों को याद होगा कि प्याज की मात्रा कम हो गई थी, क्योंकि सप्लाई चेन में प्रॉब्लम आई थी उस साल। कुछ मौसम संबंधी दिक्कतें हुई थी, तो प्याज की मात्रा जब कम हुई तो कीमतें अपने आप ऊपर चली गई, कीमतें बढ़ गई। तो ये लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से हुआ। दूसरा उदाहरण क्या आप देखते हैं कि साल 2016 में, आज के 6 साल पहले आपने देखा होगा कि बाजार में पल्सेस की सप्लाई कम हो गई थी, दालों की सप्लाई कम हो गई थी, आपूर्ति कम हो गई थी। तो जब उनकी आपूर्ति कम हुई तो उनकी मात्रा कम हो गई, और मात्रा कम हो गई जिससे दाम बढ़ गए। तो ये उदाहरण क्या कहता है कि मात्रा कम होने से दाम बढ़ते हैं और मात्रा बढ़ने से दाम कम होते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं। अब मांग के नियम के अपवाद क्या है? जो गिफिन गुड्स होते हैं, गिफिन वस्तुएं, वो मांग के नियम के अपवाद होती हैं। गिफिन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता है, यानी कि वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग और ज्यादा बढ़ जाती है, और कीमत कम होने पर उसकी मांग और ज्यादा घट जाती है। ये इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण ये है कि 19वीं शताब्दी के समय जो आयरिश बटाटा था, अकाल के दौरान वहां पे आलू को गिफिन वस्तु माना जाता था, और आलू जो था आयरिश आहार का सबसे बड़ा स्टेपल था। तो वहां कीमत बढ़ने के कारण उनके आय पर बड़ा प्रभाव पड़ा, क्योंकि वो उस आलू खरीदते ही खरीदते थे, क्योंकि उनके लिए स्टेपल फूड था। तो इसका आय पर प्रभाव पड़ा वहां पे। इसके अलावा कुछ और ऐसी चीजें हैं जिनका मांग के नियम पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। कौन सी ऐसी चीजें हैं? जैसे दवाएं हैं। कितने आदमी, किसी भी व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों के लिए दवाएं खरीदनी पड़ती हैं, तो इस पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। इसी तरह नमक या सॉल्ट है। भोजन में नमक की जरूरत पड़ती है, भले उसकी उपलब्धता कम हो या आपके पास धन कम हो, लेकिन आप नमक खरीदेंगे ही। गेहूं, चावल, ये सब कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिन पर मांग का नियम लागू नहीं होता, क्योंकि जितने भी व्यक्ति हैं और हम इंसान, हमें इनकी न्यूनतम आवश्यक मात्रा का क्रय अवश्य करना पड़ता है, भले उसकी कीमत कुछ भी हो। सिंपल डिमांड कर्व, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी परीक्षाओं में बहुत सारा आया हुआ है। आपकी परीक्षा में क्या है सिंपल डिमांड कर्व? ये हमने कर्व बनाया है। हमने एक्स एक्सिस पर क्यू यानी कि क्वांटिटी को दिखाया है, और वाई एक्सिस पर पी यानी कि प्राइस को दिखाया है। तो ये मार्केट डिमांड कर्व क्या कहता है? ये कर्व मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये जो सीधी लाइन है, ये डिमांड कर्व है। ये क्या कहती है कि जैसे ही कीमत पी बढ़ती है, ये पी जैसे ही बढ़ती है, क्वांटिटी क्यू घट जाती है। आप देखिए कि ये यहाँ पे कीमत बढ़ी है, यहाँ पे कीमत बढ़ी है, तो क्वांटिटी क्या हो गई? यहाँ पे कम हो गई। और यहाँ पे कीमत देखिए, यहाँ पे कीमत कम है, तो क्वांटिटी क्या है? क्वांटिटी बढ़ी हुई है, यहाँ पे ज्यादा वैल्यू है एक्स एक्सिस पर आप देखिए, और यहाँ पे वैल्यू कम है। और जैसे ही कीमत पी घटती है, क्वांटिटी क्यू बढ़ जाती है। वे कौन से कारक हैं जो मांग को प्रभावित करते हैं? पहला है प्राइसेस ऑफ द कम्युनिटी कमोडिटी, यानी कि वस्तु के दाम बढ़ेंगे तो मांग प्रभावित होगी, क्योंकि जब दाम बढ़ेंगे तो लोग कम कम खरीदेंगे, अपनी दायरे के भीतर ही चीजों के पैसा खर्च करेंगे। तो प्राइसेस ऑफ द कम्युनिटी की है, मांग को घटा देती है। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, जो भोक्ता है उसकी इनकम बहुत ही महत्वपूर्ण है। मान लीजिए कोई मर्सिडीज कार है और उसकी कीमत में 50% की गिरावट आ जाती है। तो आमतौर पर जो मर्सिडीज कार, उनकी कीमत कितनी है? 25 लाख, 30 लाख। अगर 50% गिरावट आ गई तो 12 लाख हो गई। 12 लाख या 15 लाख, वो भी पैसा क्या है? बहुत ज्यादा है। एक लोअर मिडिल क्लास के लिए 12 लाख या 15 लाख अच्छी खासी रकम होती है। यानी कि 50% गिरावट के बाद भी जो आय है
सामान्य व्यक्ति की वो कार की कीमत से अभी भी कम है, यानी कि मांग नहीं बढ़ेगी। यानी कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंपॉर्टेंट है डिमांड को डिफाइन करने के लिए। तीसरा क्या है? प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स। मान लीजिए रिलेटेड गुड्स मतलब जो सापेक्ष जो वस्तुएं हैं, जैसे कूलर पंखा एक दूसरे के रिलेटेड गुड्स कहलाएंगे, कॉफी चाय भी रिलेटेड गुड्स हैं। तो मान लीजिए बाजार में गर्मी के दिनों में पंखे और कूलर दोनों के दाम समान हो गए, बराबर हो गए। एक ही दाम में कूलर और पंखा एक मार्केट में बराबर मिल रहा है। तो आप क्या खरीदेंगे, क्या प्रायोरिटी देंगे? आप कूलर कहेंगे, कूलर हमें गर्मी में ज्यादा राहत देगा, ज्यादा आराम देगा, तो आप कूलर खरीदेंगे। यानी कि कूलर की मांग बढ़ेगी। ये है प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स। इसी तरह चाय और कॉफी का उदाहरण दे सकते हैं कि मान लीजिए किसी बाजार में चाय और कॉफी के दाम समान हो जाते हैं, तो आप कॉफी खरीदने को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि ज्यादातर लोग कॉफी पसंद करते हैं। एक आम धारणा यह है कि चूंकि कॉफी की कीमत ज्यादा होती है तो लोग कॉफी कम खरीदते हैं, क्योंकि उसकी कीमत ज्यादा है, लोग चाय को ज्यादा प्रीफर करते हैं। लेकिन जब दोनों के दाम समान हो जाएंगे, एक आम धारणा है, तो कॉफी खरीदने को ज्यादा प्राथमिकता देंगे। इस तरह कॉफी की मांग बढ़ेगी। वेदर एंड क्लाइमेट कंडीशंस, जो मौसम है और मौसम में जो बदलाव है उनका क्या प्रभाव पड़ता है। सर्दी के दिनों में गर्म कपड़ों की मांग बढ़ जाती है, क्योंकि गर्म कपड़ों की जरूरत पड़ती है सर्दी से बचने के लिए। और मान लीजिए बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, तो कुछ लोग अंडे खाना कम कर देते हैं, क्योंकि पाचन तंत्र पर थोड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है गर्मी की वजह से। इसलिए वेदर और क्लाइमेट कंडीशन जो है कुछ वस्तुओं की मांग को बढ़ा देते हैं और कुछ वस्तुओं की मांग को घटा देते हैं। ये है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। अब एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है शिफ्ट इन डिमांड कर्व। डिमांड कर्व में शिफ्ट कैसे होता है, इस चित्र में हमने विस्तार से दिखाया है। इस चित्र को देखिए और समझिए कि कैसे शिफ्ट इन डिमांड कर्व हो रहा है। अब देखिए, ये जो पहला जो डिमांड कर्व है सामान्य तौर पे डी है। ये डी बाईं तरफ जब खिसका है तो D1 में कन्वर्ट हो गया है, और जब ऊपर खिसका है तो D2 में कन्वर्ट हो गया है। तो ये D1 और D2 क्या है, यहां पर आप देखिए कि उसी कीमत ओपी पर मांग OQ से घटकर OQ1 हो जाती है। ये देखिए, ये जो कीमत है, कीमत समान है, लेकिन मांग जो है, समान मांग OQ है, लेकिन जब इसकी मांग घट रही है तो OQ1 हो गई है। तो ऐसा क्यों होता है? कई बार प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण वस्तु की कीमत के अतिरिक्त कुछ और कारक काम करते हैं, जिससे मांग में कमी आ जाती है। तो जब मांग में कमी आएगी तो ये जो महत्वपूर्ण कर्व है बाईं तरफ खिसक जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में खिसक जाएगा। और इसी तरह जब मांग बढ़ेगी तो ये जो डिमांड कर्व है दाईं तरफ खिसक जाएगा। तो यहां आपको याद रखना है कि डिमांड कर्व कब बाईं तरफ खिसकता है और कब दाईं तरफ खिसकता है। ये भी आपके वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में बहुत सारे एग्जाम्स में आए हैं कि जब मांग बढ़ती है तो डिमांड कर्व किधर खिसकता है, और जब मांग में कमी आती है तो डिमांड कर्व किधर खिसकता है। शिफ्ट इन डिमांड कर्व, मांग वर्ग में खिसकाव। ये आपको ठीक से समझ के प्रैक्टिस कर लेना है। अब आइए, एक और डिमांड से जुड़ा हुआ कंसेप्ट है डॉलर की कीमत और मांग। डॉलर जो है दुनिया की सबसे पावरफुल करेंसी है, और आप अक्सर देखते होंगे कि रुपए के मुकाबले, आप अखबारों में पढ़ते होंगे, वित्त मंत्री के स्टेटमेंट सुनते होंगे, सरकारों के स्टेटमेंट सुनते होंगे कि डॉलर की कीमत बढ़ गई रुपए की तुलना में, या रुपया सस्ता हो गया, महंगा हो गया, ये सब सुनते हैं। ये है क्या? और इस पर भी ढेर सारे क्वेश्चन आए हैं, इसको समझिए ध्यान से। ये मैंने कर्व बनाया है, डिमांड कर्व ये स्ट्रेट लाइन है, और ये सप्लाई कर्व है। ये जहां एक दूसरे क्रॉस करते हैं वो एक इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। तो लेकिन यहां आपको सिर्फ डिमांड कर्व को ध्यान में रखना है कि डिमांड कर्व क्या कह रहा है। जो एक्स एक्सिस है क्वांटिटी ऑफ डॉलर्स को बताता है,
और जो वाई एक्सिस है प्राइस ऑफ डॉलर्स को बता रहा है मेरे इस चित्र में, मतलब डॉलर की कीमत क्या है ये वाई एक्सिस बता रहा है, और जो एक्स एक्सिस है क्वांटिटी ऑफ डॉलर्स को बता रहा है, डॉलर की मात्रा को बता रहा है। तो यहाँ पे डॉलर को हम कमोडिटी मान के चल रहे हैं, करेंसी नहीं मान रहे हैं। कमोडिटी इसलिए मान रहे हैं क्योंकि हम दिखा रहे हैं कि जब रुपया बढ़ेगा तो डॉलर की मांग, मतलब वस्तु की तरह मांग बढ़ेगी या घटेगी। तो यहां आप चित्र में देखिए कि जैसे जैसे रुपए का मूल्य बढ़ता है, क्वांटिटी ऑफ डॉलर्स क्या होती है, कम होती जाती है। जैसे जैसे रुपए का मूल्य बढ़ता है, जैसे जैसे रुपए का मूल्य बढ़ेगा, जैसे मान लीजिए रुपए का मूल्य बढ़ता है तो क्वांटिटी ऑफ डॉलर्स कम होती जाएगी। चित्र में देखिए, इसको मैं थोड़ा सा अंडरलाइन भी करके बता दूं ताकि जिन बच्चों को थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं आ रही, मैं अब देखिए यहाँ पे रुपए का मूल्य है ना, प्राइस ऑफ डॉलर, एक डॉलर का मूल्य सर कितना है, स्क्रीन कितने दिख रुपए नहीं में है। रही है। तो जैसे जैसे रुपए का मूल्य, जैसे मान लीजिए रुपए का मूल्य यहाँ हो गया, तो प्राइस ऑफ डॉलर कितना होगा, इस रेखा को आप यहाँ ले जाएंगे, जहां कट करेगा इतनी हो जाएगी, इतने डॉलर मिलेंगे, कम डॉलर मिलेंगे। अब मान लीजिए रुपए का मूल्य क्या हुआ, घट गया, घट गया तो क्या होगा, इसको यहां ले जाइए और कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पर। तो यहाँ पे डॉलर्स क्या होगा, यहाँ पे डॉलर बढ़ जाएगा, यहाँ पे डॉलर कम है और यहाँ पे डॉलर बढ़ गया है। इसका मतलब जैसे से डॉलर का मूल्य बढ़ेगा क्वांटिटी ऑफ डॉलर्स कम होती जाएगी। अगर रुपए के मूल्य में ह्रास होता है, मतलब रुपए का मूल्य में डिप्रिसिएशन होता है, तो फिर क्या होगा, डॉलर की कीमत अपने आप बढ़ जाएगी। और अगर रुपए का मूल्य घटेगा, रुपया एप्रिसिएट होगा, तो डॉलर की कीमत घटेगी। याद रखना है इस चीज को, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो फिर ये चित्र क्या दिखा रहा है, ये चित्र आपको दिखा रहा है कि डॉलर की डिमांड बढ़ने से रुपए का डिप्रिसिएशन होगा, यानी कि रुपए का मूल्य ह्रास हो गया। जाहिर सी बात है कि जब किसी दूसरे देश की करेंसी की डिमांड बढ़ेगी तो आपकी डिमांड कम होगी। रिलेटिवली चीजें होती है, मार्केट है ना, मार्केट में सारी चीजें सापेक्षिक होती हैं। तो रुपए की जब डिमांड कम होगी, रुपया अपने आप डिप्रिसिएट होगा, कमजोर होगा, और डॉलर अपने आप मजबूत हो जाएगा। तो इसमें कोई राजनीतिक वक्तव्य के पीछे जाने की जरूरत नहीं है। अगर डॉलर की डिमांड बढ़ती है तो रुपया डिप्रिसिएट करेगा और डॉलर एप्रिशिएट करेगा। सर अब ये चित्र क्या दिखा रहा है, ये चित्र दिखा रहा है कि डॉलर की सप्लाई बढ़ने से रुपये का एप्रिसिएशन होगा। चले, अगर डॉलर की सप्लाई अगर बढ़ गई तो आप देखिए किसी वस्तु की आपूर्ति बहुत ज्यादा हो गई, तो आपूर्ति ज्यादा हो गई तो रुपया क्या होगा, क्योंकि उसकी मांग फिर कम होने लगेगी, तो रुपया हमारा ऊंचा जाएगा, एप्रिशिएट होगा, और डॉलर डिप्रिशिएट होगा। जब किसी वस्तु की, यहां हम डॉलर को वस्तु मान रहे हैं, कमोडिटी मान रहे हैं, जब डॉलर की सप्लाई बढ़ेगी तो रुपया एप्रिशिएट होगा और डॉलर डिप्रिशिएट होगा।